अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वह कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन किन हालतों में कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट देखने से पहले हमें इसकी 3 और फॉर्म देखनी है जिनसे हमें पता चलेगा कि फ़ंक्शन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट से। वो है सोल्यूशन ऑफ फंक्शन। कोई भी मैट्रिक्स के सोल्यूशन हो गए। सोल्यूशन ऑफ फंक्शन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। या तो हमारे पास नो सोल्यूशन होता है, या हमारे पास होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या ओनली वन सोल्यूशन। ये 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। अब हम देखेंगे नो सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और ओनली वन सोल्यूशन कब होता है। तो हम बेसिकली एग्जांपल्स समझते हैं। पहले नो सोल्यूशन, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम जनरल सोल्यूशन लेंगे ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझ लें। अगर हमारे पास फंक्शन इस तरफ ज़ीरो आ जाए और इस तरफ सी, यानी कि फंक्शन ज़ीरो इज़ इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट हो, तो हमारे पास वो फंक्शन होगा, उस फंक्शन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा नो सोल्यूशन। कब होगा? जब हमारे पास इस तरफ कोई ज़ीरो हो और इस तरफ कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा? हमारे पास फंक्शन होगा नो सोल्यूशन। आगे देखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होंगे। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है ए ज़ीरो ज़ीरो, ए बी ज़ीरो, और हमारे पास तीसरा फंक्शन आ जाए सी ज़ीरो ज़ीरो। जब हमारे पास ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म बन जाए, तो वो फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देता है। हम किसी भी फॉर्म को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर हमारे पास ज़ीरो इज़ इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट वाली फॉर्म है तो वो नो सोल्यूशन, और अगर हमारे पास ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन कब होगा? ओनली वन सोल्यूशन 2 कंडीशन में हो सकता है। अगर हमारे पास ये फॉर्म हो, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट हो और इस तरफ ज़ीरो, यानी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फिर भी हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। और अगर हमारे पास ए इज़ इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट आ जाए, तो फिर भी वो हमारे पास ओनली वन सोल्यूशन देगा, या वन से ज़्यादा भी सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास कोई ना कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इन सोल्यूशन का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से क्या कंसल्ट है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, हमारे पास कोई भी फंक्शन कंसिस्टेंट तब होगा जब हमारे पास उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। यानी कि कोई ना कोई सोल्यूशन का मतलब है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन हो गया या ज़्यादा, ये हमारे पास ओनली वन सोल्यूशन की फॉर्म में आता है। और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके पास हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, या हमारे पास नो सोल्यूशन हो। इन 2 फॉर्म में हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट होगा। हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, उसको हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकला तो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे पास उसके अनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ गई, यानी ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म बन गई, या हमारे पास बन गई ज़ीरो इज़ इक्वल टू सी या समथिंग कांस्टेंट फॉर्म बन गई, तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में होगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम समझते हैं कि कौन से फंक्शन कंसिस्टेंट है और कौन से फंक्शन इनकंसिस्टेंट है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 2x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू 8, माइनस 4x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू माइनस 9। अब हमने बताना है कि ये फंक्शन जो हमारे पास है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये जो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी फंक्शन को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट करने के तरीके हैं कि सबसे पहले हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वो कौन से सोल्यूशन में आ रहा है। जिस सोल्यूशन में आएगा, अगर इनफाइनाइटली मैनी में आए या हमारे पास नो सोल्यूशन में, फिर वो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो तो फिर वो कंसिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 1 0 -4 -2
2 5 1 -8 9 एंड 0 8 एंड -9। ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एचलॉन फॉर्म में। एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। तो हम क्या करेंगे? रो 3 + 4 रो आर 1 सोल्व करते हैं। 1 0 0 -2 1 0 2 -8। बेसिकली हमने जो चेंजिंग करनी है वो हमने रो 3 में करनी है। तो हम रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और रो 3 में ऐड करते जाएंगे। देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से और इसमें ऐड किया, हमारे पास आगे 0। अब 4 2 ज़ा -8 -8 + 5 -3 4 1 ज़ा 4 4 + 9 13 4 0 ये -9। अब इसके बाद आगे हम इसको और हल करते हैं। तो ये हमारे पास ये रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या आएगा? 1 0 0 -2 1 1 -4 0 4 -3 13 एंड -9। अब हम इसको हल करते हैं। 1 के नीचे वाले 0 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमने रो 3 में चेंज करना है। तो रो 2 के हिसाब से करना है +3R2। रो 2 में अगर हमने रो 2 में है तो यहाँ पे हमने रो 2 ही लिखनी है। अब हमारे पास जवाब क्या आएगा? 1 0 0 -2 1 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किस में ऐड किया? हमारे पास आगे 0 1 -4 4 3 -12 और 13 हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास आगे बेसिकली 1। अब 0 4 4 3 12 12 -9 3। अब ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम फंक्शन देख सकते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है? x3 = 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा है। ये हमारे पास फॉर्म बन रही है सोल्यूशन। इसमें हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये हमारे पास मैट्रिक क्या आएगा? कंसिस्टेंट। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली है। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। A × B = यहाँ पे पहले में हमारे पास 0 है x1 2 5 1 -3 -8 -4 2 7 एंड इस तरफ हमारे पास फॉर्म आती है, वो हमारे पास आती है 8 1 एंड 1। ये हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे जो पहले है, यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, 0 आ रहा है। 0 बेसिकली नीचे होना चाहिए। तो हम इसके रूल लगाएंगे। इसके रूल के मुताबिक हम कोई भी रो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम रो 1 एंड रो 2 को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज करने से हमारे पास क्या होगा? 2 -3 2 1 0 1 -4 8 5 -8 7 एंड 1। ये हमारे पास रो एक्सचेंज हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे अगर हमारे पास 1 हो तो हमारे पास इसको सॉल्व करना इजी होता है, वरना तो हम इसको 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 हो तो इसको सॉल्व करना इजी होता है। तो हम इसका क्या करेंगे? हम बेसिकली R1 जो रो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। हमारे पास जवाब क्या आएगा? 1 -3/2 1 1 0 1 -4 8 5 -8 7 एंड 1। ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास यहाँ 1 के नीचे 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पे अब हम 0 लाने के लिए क्या करेंगे? जो R3 में हमने चेंजिंग करनी है, तो R3 -5 R1, या इसको यहाँ दरम्यान में एडिशन। अब हम रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में ऐड करेंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 0। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं। 1
यहाँ पे 0, ये ऊपर वाली टू रोज ऐसे ही आएंगी। अब जो चेंजिंग होगी रो 3 में होगी। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया -5 से, -5 और ये 5 0। अब इसको मल्टीप्लाई किया है -5 से और इसमें ऐड किया है, देखिए -3/2 है। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया है -5 से, 5 3 ज़ा -15, ठीक है, -15/2। तो इसको हमने -15/2 आ गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया। कल -3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, उसमें -8 ऐड करें तो हमारे पास जवाब आता है -1/2। इसी तरह 5 1 ज़र -5 +7 2, इस तरह 5 1 ज़र -5 और +1। यहाँ पर हमारे पास हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हमारे पास 1/2 आ जाता है। तो -5/2 +1 हमारे पास जवाब आ जाता है -3/2। अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या होती है, हमने 1 के नीचे वाले 0 करने हैं। तो इसके नीचे वाले 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें R3 को सबसे पहले हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास जवाब क्या आएगा 1 0 0 -3/2 1 1 1 -4 8। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब हमारे पास यहाँ 1 आया, यहाँ हमारे पास जवाब आया 4, यहाँ हमारे पास जवाब आया -3। ये हमने इसको हल कर लिया। अब देखिए, अब ये सेम है तो हम किसी को किसी में से माइनस कर सकते हैं। हमें चेंजिंग करनी है R3 में और हमने इसमें ऐड करना है, तो हम प्लस इंटू ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में। तो हम R3 प्लस हमने इसमें ऐड -R2 कर देना। R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके हमने R3 में ऐड कर देना। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, तो बेसिकली हमारे पास जवाब आता है 1 0 0 -3/2 1 0 1 -4 0 1/2 8 एंड 5। ये हमारे पास जवाब आता है। अब हमारे पास कौन सी फॉर्म बढ़ रही है, ये देखिए 0 = 5। ये बेसिकली हमारे पास नो सोल्यूशन है। और हमने पढ़ा है अभी कि जो नो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, वो हमारे पास होती है इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो 0 = 5, 0 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर हमारे पास बेसिकली लास्ट पे आ जाए 0 = 0 तो वो भी हमारे पास इनकंसिस्टेंट फॉर्म होती है।